किस्मत से माइल हम तुम चैप्टर 11 बीवी की तरह ख्याल रखा। श्री अपने कमरे की खिड़की पर बैठे अपने हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी को देख रही थी। अंगूठी को देखते देखते अचानक से उसे याद आता है कि सगाई पर भाग्य भी मौजूद था। उसकी मौजूदगी श्री को एक चुभन का एहसास करवा रही थी, पर क्यों उसके दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, शायद वह भी इस एहसास से अनजान थी। कुमुद और जूही अपने कमरे में बैठी अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। कुमुद थोड़ा गुस्से में जूही से कहती है, यह क्या पागल हो रखा है, तुझसे प्यार के वादे करता है और शादी श्री से कर रहा है। जूही, माँ मैंने कहा, तू ये कह रहा है वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ, सब तो ट्राई कर लिया मैंने, अब कैसे उसे अपनी बातों में फंसाओ। कुमुद डरपोक कहेगा, सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। जूही, अरे माँ विवेक को छोड़ो और ये बताओ वह कौन था। कुमुद, कौन कौन था। जूही, अरे वह जो विवेक के जीजा के साथ आए थे, अरे जिसने सगाई की अंगूठी उठा कर दी थी। कुमुद, मुझे क्या पता, उसके जीजा के साथ ही आया था, लड़के वालों की तरफ से मेहमान होग। जूही, हाय कितना हैंडसम था। कुमुद, पागल हो गई है क्या, कहाँ एक तरफ तू विवेक से प्यार की बातें करती है और दूसरी तरफ किसी हैंडसम लड़के को देखकर उस पर लड्डू हुई जा रही है। जूही, माँ मैं विवेक से कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो एक अमीर फैमिली का है, बस इसलिए उसके पीछे पड़ी हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी मॉडलिंग और हीरोइन बनने के सपने को आप लोग तो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। इसलिए एक अमीर आदमी को फंसाकर उससे शादी करूंगी, ताकि उसके पैसों से हीरोइन बन सकूं। और जहां तक मुझे लगता है वो दूसरा बंदा ना विवेक से ज्यादा अमीर है, बस एक बार पता चल जाए वह है कौन। कुमुद थोड़ा गुस्से में जूही से कहती है, तू अपने ख्याली घोड़े दौड़ाना बंद कर और विवेक के ध्यान दे। दूसरा आदमी कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। पता चला उसे ढूंढने के चक्कर में जो है उससे भी हाथ धो बैठे। जूही, तो क्या करूं, यह विवेक तो फट्टू है, एक नंबर का, परिवार के सामने तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, और देखना श्री से शादी करके मेरा जीजा बन जाएगा। कुमुद, जब तक शादी नहीं होती तो उसे अपने प्यार की कस्में देती रहे, और देखना एक दिन तेरी इस प्यार के आगे हारकर वह अपने घर वालों के से बगावत कर लेगा और तुझसे ही शादी करेगा। सुबह का वक्त, भाग्य का कमरा। भाग्य अपनी आंखें खोलता है, उसके सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। भाग्य, मेरा सर इतना फाटा क्यों जा रहा है। तभी राहुल की आवाज आती है, क्योंकि तुझे हैंगओवर हुआ है। भाग्य अपनी साइड में देखता है तो पाता है राहुल अपनी बनियान में उसके बेड पर लेटा हुआ है। उसको वैसा देखकर भाग्य झटके से बेड से उतर जाता है और उसे कहता है, तू मेरे बेड पर क्या कर रहा है। राहुल बिना किसी एक्सप्रेशन के सो रहा था। भाग्य, हाँ तो अपने घर पर जाकर सोता, मेरे बेड पर क्यों सो रहा है। भाग्य के सवाल से राहुल बुरी तरह से झल्ला जाता है। साले रात हालत देखी थी अपनी, खड़ा तो हो नहीं पा रहा था। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुझे सही सलामत तेरे घर ले आया, तुझे संभाला, ठीक से तुझे सुलाया। कल रात तेरे लिए मैंने हर वो काम किया जो एक बीवी करती है। राहुल की लास्ट वाली लाइन सुनकर भाग्य राहुल कुछ शक भरी नजरों से देखने लगता है। भाग्य की नजरों को समझते हुए राहुल उस पर चिल्लाते हुए कहता है, कितनी गंदी सोच है तेरी, कमीने। मेरा मतलब था मैंने तेरी देखभाल की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरे साथ कुछ किया है। हाँ ये अलग बात है कि नशे की हालत में तू बार बार मुझ पर चढ़ा रहा था, वो तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत खुद ही बचाई है। एंग्री भाग्य, अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, और मुझे ऑफिस में मिल। भाग्य वॉशरूम चला जाता है। राहुल उठा के अपनी शर्ट पहनता है और भाग्य के बाहर आने का वेट करता है। कुछ समय बाद जब भाग्य नहाकर और वॉशरूम से बाहर आता है, उसने इस समय बाथरोब पहना था और वह सीधे क्लासमेट में चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल उठा के वॉशरूम चला जाता है। दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं।
भाग्य सीढ़ियों से आवाज लगाता है। यशोदा आंटी नाश्ता लगाओ। राहुल आंटी घर पर नहीं है, वो कल ही अपने गांव चली गई है। राहुल की बात सुनकर भाग्य को याद आता है कि आंटी ने उनसे गांव जाने की इजाजत मांगी थी। भाग्य एक व्यंग से मुस्काता है और अपने उस आलीशान घर को देखते हुए कहता है, छोटी सी उम्मीद थी कि घर में कोई तो है, पर अब वो उम्मीद भी नहीं है। राहुल वो कुछ ही दिनों के लिए गई है, फिर वापस आ जाएंगे। भाग्य हाँ पता है, पर तब तक तो अकेलेपन के साथ जीना होगा। राहुल तू अकेला का है, मैं भी तो हूँ तेरे साथ। भाग्य तू भी तो कुछ दिनों बाद छुट्टियों पर जाएगा, तेरे भी तो साले की शादी है। राहुल हाँ तो किसी ऐसे को लिया जो तुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचे भी ना। भाग्य के जहन में अचानक से श्री का ख्याल आता है और वह एक व्यंग के मुस्कान के साथ कहता है, ऐसा तो कोई शायद अब जिंदगी में आ भी नहीं सकता। चैप्टर 12 राहुल और अनजान लड़की। भाग्य ऑफिस चला जाता है और राहुल विवेक के लिए उसकी शादी की शेरवानी लेने के लिए मॉल जाता है। जाहिर सी बात है वह विवेक का जीजा था। शादी की बहुत सी जिम्मेदारियां उसके ऊपर भी थी। विनीता के लिए ना सही, लेकिन उसके परिवार के लिए उसे इन सब जिम्मेदारियों को निभाना था। राहुल मॉल में एक ग्रूम सेंटर पर राहुल गोल्डन कलर की शेरवानी सिलेक्ट करता है। वह उसमें थोड़ी सी ऑल्टर पीस करवाता है। सेल्समैन कहता है इसमें करीब 1 घंटा लगेगा। तब तक वो एक कॉफ़ी हाउस में जाकर वो कॉफ़ी पीने की सोचता है। वह शेरवानी सिलेक्ट करवाकर उसके रेडी होने की वेट करने के लिए कॉफ़ी हाउस की तरफ चला जाता है। जैसे ही राहुल कॉफ़ी हाउस में अंतर होता है, एक लड़की अचानक से दौड़ती हुई आती है और राहुल से चिपक जाती है। टंग आउट। लड़की थोड़ी लाउड आवाज में कहती है, ओ बेबी अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। राहुल को तो जैसे इस समय 440 वोल्ट का झटका लगा था, क्योंकि इतने सारे लोग उसे ही घूर कर देख रहे थे। फ्लश्ड। अचानक से वह लड़की थोड़ी मंद मंद आवाज में राहुल से कहती है, प्लीज़ सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी मम्मा ने किसी उल्लू को मुझे देखने के लिए भेजा है। वो लंगूर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। प्लीज़ सर 2 मिनट के लिए ऐसे ही खड़े रहिए। राहुल एक झटके से उस लड़की को अपने से दूर करता है और थोड़े गुस्से की आवाज़ में कहता है, एंग्री। क्या बदतमी। इसके आगे राहुल कुछ कह ही नहीं पाता। सामने एक 22-23 साल की लड़की होती है। गोल सा चेहरा, सॉफ्ट स्किन, हॉट शेप जैसे उसके लिप्स और हेडला आइज। एक पल देखने में वो लड़की जैसे इंडियन बाबी डॉल लग रही थी। राहुल 2 मिनट के लिए स्पीचलेस हो जाता है। लड़की थोड़ी रिक्वेस्टिंग टोन में उससे कहती है, सर प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरा साथ दे दीजिए, नहीं तो मेरी फैमिली उसके साथ मुझे बांध देगी। पेंसिव फेस। प्लीज़ सर प्लीज़। राहुल तो जैसी उसकी आंखों में ही खो गया हो। तभी पीछे से 27-28 साल का लड़का आता है और थोड़ी रूड टोन में कहता है, एंग्री। प्रिया क्या है ये सब, कौन है ये आदमी। प्रिया राहुल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखती है तो वो उस लड़के से कहती है, सुजीत। ये पेंसिव फेस। तभी राहुल प्रिया को अपनी तरफ खींचते हुए है, लिए बॉयफ्रेंड हूँ इसका। प्रिया राहुल को एक पल शॉक होकर देखती है और फिर खुश होकर सुजीत से कहती है, प्रिया हाँ सुजीत ये बॉयफ्रेंड है मेरे, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ तुम अपनी फैमिली से मना कर देना। सुजीत पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया राहुल की तरह मुड़ती है और उससे कहती है, स्माइल प्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। स्माइल राहुल। इट्स ओके। स्माइल। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो यूं ही किसी पर थोपा नहीं जाता। फिर थोड़ी धीमी आवाज में खुद से कहता है, पेंसिव फेस, और यह बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। प्रिया, थैंक यू सर मेरी हेल्प करने के लिए, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दूं? स्माइल राहुल, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया, ठीक है सर फिर मैं चलती हूँ। राहुल भी मुस्कुराकर हमें अपना सिर हिलाता है। प्रिया वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त श्री का घर। भले ही कुछ ही दिनों में श्री की शादी होने वाली थी।
पर उसकी मामी ने उस पर अत्याचारों की सीमा बंद नहीं की थी। श्री घर के पुराने कपड़ों में घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी थी। इतने सारे मेहमान आएंगे, घर गंदा रहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए श्री को उसकी मामी ने घर साफ करने के लिए कहा। श्री की मामी और जूही ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और उसके मामा जी ऊपर कमरे में बैठकर शादी का हिसाब किताब कर रहे थे। श्री घर की सफाई कर रही होती है कि इतने में उसके दरवाजे पर एक लड़की आती है और वह श्री को पकड़ के उसे गोल गोल घुमाते हुए कहती है, अरे मेरी रसमलाई, मेरी जान, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। श्री उस लड़की को पकड़ते हुए रुकती है और उसे कहती है, अरे रुक जा मेरी माँ, मुझे सांस तो लेने दे, इतना गोल गोल घुमा रही है, मुझे चक्कर आने लगे। वो लड़की श्री को कस के गले लगाती है और उससे कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मतलब मुझे जल्दी मौसी बनने की खुशखबरी मिलेगी, टंग आउट। श्री उस लड़की के सर पर चपत लगाते हुए कहती है, प्रिया तू कभी सुधरेगी नहीं क्या? स्माइल। लड़की कोई और नहीं प्रिया ही थी, जो श्री की बचपन की सहेली है। प्रिया के पिता पुलिस में थे, इसलिए उसका हर शहर में ट्रांसफर होता रहता था। पर प्रिया और श्री बचपन से ही पक्की सहेलियां थीं। प्रिया ने कितनी ही शहर क्यों ना बदले हो, लेकिन श्री से मिलने वो हर बार आ ही जाती थी। मुंबई में भी उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। जब प्रिया को श्री की शादी की खबर तो वो उसकी सगाई से पहले ही आना चाहती थी, पर उसके परिवार ने उसके रिश्ते की बात चालू कर दी। श्री थोड़ा नाराज होकर प्रिया से कहती है, मैं तुझसे बात नहीं करती एंग्री, तू मेरी सगाई में नहीं आई। प्रिया, अरे यार क्या बताऊं, मैं तो आना चाहती थी, पर मामा जी ने किसी उल्लू को मुझसे मिलने के लिए भेज दिया था। वह तो किसी भले आदमी ने मेरी मदद कर दी, वरना तेरी शादी के साथ साथ मेरी शादी की तैयारियां चल रही होती। फिर अपना कान पकड़ते हुए एक बार माफ कर दे, अब पक्का तेरी शादी तक कहीं नहीं जाऊंगी। श्री, पकाना शादी तक कहीं नहीं जाएगी। प्रिया, हाँ हाँ मेरी माँ, तू बोल तो तेरी डिलीवरी करवा कर जाऊं, टंग आउट। दिल दिल। 13 देवदास। दोस्तों, कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है, ये केवल किसी लेखक के कल्पना में रची गई एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं, तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही पढ़ें। पनखड़ी पनखड़ी पनखड़ी। सॉरी दोस्तों, आज का एपिसोड छोटा दे रही हूँ। दरअसल मेरी एक फ्रेंड दिल्ली आई हुई है, तो उसे दिल्ली घूमने में लगी हुई हूँ। एपिसोड लिखने का या एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जल्द ही मैं फ्री होकर आप सबको लंबे एपिसोड दूंगी। आशा करूंगी आप सब मेरी इस परेशानियों को समझेंगे। फोल्डेड हैंड्स। बाकी आप सब मेरी दूसरी कहानियों को भी अपना प्यार और सहयोग कीजिए, ये सब आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। फोल्डेड हैंड्स। राहुल अपने केबिन में बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। इतने में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वह देखता है ये मैसेज बैंक की तरफ से था, जिसमें से 1.5 लाख निकाले गए थे। राहुल ये मैसेज देखकर शॉक हो जाता है। वह पूरा मैसेज पढ़ता है तो पता है कि यह पैसे विनीता ने उसके कार्ड से निकाले हैं। राहुल तुरंत विनीता को फोन करता है। 3 रिंग के बाद तो फोन उठाती। राहुल, यह क्या है विनीता, तुमने 1.5 लाख रुपए निकाले हैं मेरे अकाउंट से। विनीता बेफिक्री से, हाँ तो इसमें चिल्ला क्यों रहे हो? राहुल, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, तुमने 1.5 लाख रुपए निकाले हैं। क्या मैं जान सकता हूं तुम इतने पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी है? विनीता, राहुल मेरे भाई की शादी है, उसमें खर्चा होता है। राहुल, मैं मानता हूं विनीता की शादी में खर्चा होता है, पर इतना पैसा, इतने में तो पूरी शादी नहीं निपट जाती है। तुम इतने पैसों का क्या करना है? विनीता, मुझे क्या करना है क्या नहीं वह बात की बात है, पर ये जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे लगता है तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। राहुल अपने सर पर हाथ रख लेता है और एक सख्त लहजे के साथ विनीता से कहता है, एंग्री राहुल, विनीता मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है।
तुम्हारा जो जी चाहे वह करती हो। किस चीज़ की कमी रखी है मैंने? पर तुमने एक साथ 1.5 लाख रुपए निकाले हैं। विनीता, अब तुम मुझसे पैसों का हिसाब मांगोगे? राहुल, मैं तुमसे हिसाब नहीं मांग रहा, बस पूछ रहा हूँ कि तुम इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। विनीता, मैंने डायमंड सेट लिया है, उसके लिए तुम्हारे कार्ड से पेमेंट किया है। राहुल, विनीता, तुम्हारे पास गहनों की कमी नहीं है। अभी दिवाली पर ही तो तुमने 1 लाख के गहने खरीदे हैं, और जहाँ तक मुझे पता है तुमने उनमें से एक भी चीज़ यूज़ नहीं की है। विनीता, देखो राहुल, मेरा तुमसे बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरे घर में शादी है, और मैं इस समय बिल्कुल माइंड फ्री होकर अपने भाई की शादी अटेंड करना चाहती हूँ। तुम्हारे पैसों से एक सेट कर ले लिया तुमने तो बवाल ही मचा दिया। अगर इतनी दिक्कत हो तो बता दो, मैं उसे वापस कर आती हूँ। वेट अ मिनट, मैं वापस क्यों करूँ? मेरे पापा दिलवा देंगे। मैं उनसे कहूँगी तो वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। राहुल, सट्टा आप। विनीता, तुम पापा से कुछ नहीं कहोगी? तुम्हें वह सेट ही चाहिए, ना ले लो। खबरदार, जो अपने घर में से किसी से भी पैसे मांगे तो तुम्हें जो खरीदना है मेरे कार्ड से खरीदो। विनीता, क्यों, अब क्या हुआ? अब तो मुझे पैसे देने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी, अब जब मैं कह रही हूँ कि मैं पापा से ले लूँगी तो मना कर रहे हो। राहुल, मैंने कभी तुम्हें पैसों के लिए मना नहीं किया है, मैंने बस तुमसे पूछा है। अगर तुम कार्ड यूज़ करने से पहले मुझे बता देती तो भी मैं तुम्हें मना नहीं करता। राहुल इतना बोलकर फ़ोन रख देता है। आज फिर उसकी विनीता से बहस हो गई। आखिर किसके लिए कामता था वह इतना? विनीता के लिए ही तो। विनीता को खुशी दे सके, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, इसके लिए ही तो वह दिन रात मेहनत करता था। पर उसे ऐसा लगता है जैसे विनीता के लिए अगर उसने अपनी जान भी देती तो भी कम है। पेंसिव फेस राहुल अपने केबिन से निकलकर भाग्य की कैबिनेट के सामने जाता है। उसे बाहर ही भाग्य का असिस्टेंट मिल जाता है। वो राहुल को रोकते हुए कहता है, सर केबिन में नहीं है। राहुल को ये बात थोड़ी हैरान करती है क्योंकि भाग्य रात में भी ऑफिस में ही रहता था और आज 8 बजे ही वो घर चला गया। राहुल भाग्य का फ़ोन ट्राई करता है। बेल तो जा रही थी पर भाग्य फ़ोन नहीं उठा रहा। राहुल बार बार अनुराग का फ़ोन ट्राई करता है पर भाग्य का फ़ोन नहीं मिल रहा होता। राहुल भाग्य के ड्राइवर को फ़ोन करता है। ड्राइवर बताता है कि वो इस वक्त एक क्लब में है। राहुल फिर से वहां चला गया। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों भाग्य इन दिनों इतनी पीने लगा है। कुछ देर बाद राहुल भी उसी बार में मौजूद था जिस बार में भाग्य था। वह सीधा भाग्य की टेबल पर जाता है और उसे पूछता है, राहुल एंग्री, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों देवदास बना घूम रहा है? पनखड़ी 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 च14 बेशर्म रंग। राहुल बार बार भाग्य का फ़ोन ट्राई करता है पर भाग्य का फ़ोन नहीं मिल रहा होता। राहुल भाग्य के ड्राइवर को फ़ोन करता है। ड्राइवर बताता है कि वो इस वक्त एक क्लब में है। राहुल फिर से वहां चला गया। ये सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों भाग्य इन दिनों इतनी पीने लगा है। कुछ देर बाद राहुल भी उसी बार में मौजूद था जिस बार में भाग्य था। वह सीधा भाग्य की टेबल पर जाता है और उसे पूछता है, राहुल एंग्री, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों देवदास बना घूम रहा है? पहले तुझे कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, तू कभी ऐसे पीता नहीं था। भाग्य थोड़ी नशे की हालत में कहता है, तो क्या करूं? सब कुछ है मेरे पास, बस सुकून नहीं है। राहुल, वह तो तेरे पास पहले भी नहीं था, लेकिन पहली बस तू चैन से सोने के लिए लड़कियों को अपने पास बुलाता था, पर अब तो तू अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाग्य, पहले भटकता था सुकून की तलाश पेंसिव फेस, पर अब थक गया हूँ खुद से लड़ते लड़ते। थक गया हूँ खुद को ये समझाते हुए कि मैं इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेला हूँ। राहुल, अगर थक गया है तो रुक जाओ। कदम लड़खड़ा गए थे तो फिर से सही रास्ते पर चल। तू एक बार बोल कर तो देख, तेरी खुशी को तेरे सामने लाकर रख लूँगा। भाग्य, तुम मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा है साले, शक्ल देख अपनी।
तेरी शक्ल देख को मालूम पड़ रहा है कि तेरी बीवी से आज फिर से लड़ाई हुई है। राहुल, मेरा तो चलता ही रहता है। जिस दिन सोचता हूँ कि आज विनीता से ना लड़ूं, आज का दिन अच्छा जाएगा, विनीता कोई ना कोई तरीका निकाली लेती है मुझसे लड़ाई करने का। भाग्य, खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, तू कहाँ से मिली लाइफ को सॉल्व करेगा। स्मक। राहुल, तो क्या करूँ, उसे छोड़ भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि अपनी जान भी दे दूं तो भी उसे परवाह नहीं। भाग्य, तेरी जान देने से तेरी बीवी को परवाह नहीं है, तो फिर कोई और होगी जिसे तेरी जान की परवाह होगी। स्मक। टंग आउट टंग आउट। राहुल, ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरी जान की परवाह है। एलिस्टा नोचेला विदा एस कंप्लीटा। एलिस्टा नोचेला विदा एस कंप्लीटा। म्यूजिक की आवाज सुनकर राहुल का ध्यान उस तरफ जाता है तो देखता है कि बार के बीचों बीच एक लड़की बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस में डांस कर रही है। हमें तो लूट लिया, मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक। इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। राहुल जब ध्यान से देखता है तो वो लड़की वही होती है जिसे वो उस दिन कॉफी हाउस में टकराया था। प्रिया। हमें तो लूट लिया, मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक। इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ है। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। एलिस्टा नोचेला विदा एस कंप्लीटा। डांस करते हुए प्रिया का ध्यान भी राहुल की तरफ जाता है। प्रिया राहुल को क्यूट सी स्माइल देती है। राहुल भी बदले में बानी को स्माइल पास करता है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया, मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक। इन ख्यालों ने एलिस्टा नोचेला विदा एस कंप्लीटा। हमें तो लूट लिया, मिलके इश्क वालों ने इक्वल्स। भाग्य उन दोनों का आई कांटेक्ट देखता है। भाग्य